नमस्कार, न्यूज़ 8 में हाजिर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दूरगामी असर देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज आतंकवाद के खिलाफ अकल्पनीय कार्रवाई की बात कह दी है। तो बैठकों में सभी राजनीतिक दलों और विदेशी राजनयिकों से बात की जा रही है। गृह मंत्री, विदेश मंत्री ने आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। कल उठाए गए कदमों के अलावा आज पाकिस्तानियों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। तो 26 भारतीयों के मारे जाने का जख्म इतना गहरा है कि पूरा देश कहरा रहा है। यहाँ इन 26 दिवंगतों पर 26 रिपोर्ट साझा की जा रही हैं। आपको दिखाएंगे इन 26 जख्मों पर 26 रिपोर्ट्स आगे, लेकिन पहले इस समय की कुछ अहम खबरों पर नजर। तो पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले को लेकर सरकार ने दी सर्वदलीय बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत 12 से ज्यादा दलों के नेता शामिल। गृहमंत्री ने विस्तार से हमले की जानकारी दी है। आगे की रणनीति पर मंथन भी हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये मुलाकात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर हुई। गृह मंत्री हाथ में लाल फाइल लेकर पहुंचे थे। भारत ने आज विदेशी राजनयिकों की बैठक बुलाई। भारत इस हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का सबूत दे रहा है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा खत्म किया। 27 अप्रैल के बाद पाकिस्तानी वीजा मान्य नहीं होगा। मेडिकल वीजा 29 तारीख तक वैध रहेगा। साथ ही भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया। पाकिस्तान से नहीं गुजर पाएंगे भारत के विमान। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पानी बंद किया तो इसे युद्ध की तरह कार्रवाई माना जाएगा। फिर पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर सकता है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल पहलगाम हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर का दौरा करेंगे। वहां के सैन्य अधिकारी घाटी और नियंत्रण रेखा पर उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही कहा गया बीजेपी इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पहलगाम हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। पर्यटकों को घेरकर फायरिंग करते हुए दिखे आतंकवादी। आतंकी हमले में 26 भारतीयों की जान गई है। पहलगाम हमले को लेकर लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भारी रोष है। बड़ी संख्या में लोगों ने आज दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एंटी टेरर एक्शन फोरम और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। भारत गम में है और पाकिस्तानी उच्चायोग में पहुंचा एक केक। उच्चायोग के कर्मचारी से जब मीडिया ने इसके बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिजनों से की मुलाकात। शुभम द्विवेदी की मौत के प्रति संवेदना व्यक्त करने और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कानपुर में व्यापार मंडल ने आज दुकानें बंद रखी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आईबी के अधिकारी मनीष रंजन का आज रांची में अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आतंकी हमले में मारे गए मंजुनाथ को भी अंतिम विदाई दी गई। उनकी पत्नी पल्लवी मंजुनाथ ने कहा है कि ये एक बुरा सपना होना चाहिए, ऐसा किसी भी परिवार के साथ ना हो। रायपुर के दिनेश रानिया का हुआ अंतिम संस्कार। वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया कंधा। इंदौर के सुशील नथानियल का भी हुआ अंतिम संस्कार।
बेंगलुरु में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारत भूषण का भी आज अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने पहलगाम हमले पर कहा है कि पूरा देश एकजुट है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने बिहार की धरती से संदेश दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर मुस्लिम समाज से अपील की है कि वो कल अपने वहां पर काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने जाएं। ओवैसी ने कहा है कि इससे हम ये पैगाम भेजेंगे कि हम विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इत्तेहाद को कमजोर करने नहीं देंगे। देश भर के व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि वो पाकिस्तानियों को ना कोई सामान देंगे, ना वहां से कोई सामान लेंगे। किसी भी तीसरे देश के जरिए भी भारतीय व्यापारी वहां का सामान या कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने कल दिल्ली बंद का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमले की निंदा करते हुए अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द किया है। बीसीसीआई सचिव राजीव शुक्ला ने पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। सरकार जो कहेगी वही होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले 2 दिनों में कश्मीर टूर से जुड़ी करीब 40% बुकिंग्स कैंसिल की गई हैं। बीते 2 दिनों में कश्मीर यात्रा के लिए कोई नई बुकिंग नहीं हुई। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में नहीं होगी रिलीज। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है, फिल्म रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। 9 मई को रिलीज होनी थी ये फिल्म। तो पहलगाम पर हुए हमले से जुड़े खून के छींटे पूरे देश की आत्मा पर पड़े हैं। उनसे 26 जाने गई और 26 ऐसे जख्म बने हैं जिनसे उबरने में भी बहुत समय लगेगा। तो अब कहानियां इन 26 जख्मों की। इंदौर के सुशील नथुनियल 21 अप्रैल को अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन गर्मियों में खुशगवार मौसम की सैर जानलेवा बन गई। ना सिर्फ सुशील नथुनियल की मौत हुई, बल्कि उनकी बेटी आकांक्षा भी घायल हुई। आज सुबह उनका जूनी इंदौर कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया। तनुश्री दे रही हैं और जानकारी। भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में बीते दिनों एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। इन मासूमों में मध्य प्रदेश इंदौर के सुशील नाथियाल भी शामिल थे, जो 21 अप्रैल को इंदौर से खुशी खुशी रवाना हुए थे अपनी धर्मपत्नी जेनिफर नाथियाल का जन्मदिन मनाने के लिए। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जिस एयरपोर्ट से वो खुशी खुशी जा रहे हैं, उसी एयरपोर्ट पे कुछ दिनों बाद उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 21 अप्रैल को सुशील नाथियाल अपने परिवार वालों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हुए थे। जब यह हादसा हुआ, जिस हादसे में उनकी हत्या कर दी गई, वहीं उनकी बेटी पर भी गोली चलाई गई, जिसके पैर पर फिलहाल फ्रैक्चर है और उनका उपचार इंदौर के अस्पताल में लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुशील नाथियाल का पार्थिव शरीर बुधवार को देर रात 8:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री के साथ कई बड़े आला अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे। अगले दिन गुरुवार को सुशील का पार्थिव शरीर चर्च में प्रेयर के लिए लाया गया, जिसके कुछ समय बाद ही उनको दफना दिया गया। सुशील के परिवार वाले, रिलेटिव्स और जितने भी शुभचिंतक हैं, सभी की आंखें नम थी। इंदौर वासी भी वहाँ पे पहुँचे थे, सभी की आंखें नम थी। सभी एक ही सवाल कर रहे थे कि सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाया जाएगा ताकि आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जा सके और जितने भी लोगों की हत्या करी गई है उनको इंसाफ दिया जाए। सभी लोग एक ही सवाल कर रहे थे। सभी लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से दरख्वास्त कर रहे थे कि इस बार इनको बख्शा ना जाए और ऐसे कदम उठाया जाए ताकि ऐसे कृत्य भारत में करने से पहले वो 100 बार सोचें। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी बाहर से आए सैलानियों के दम पर ही चलती है और यहाँ के लोग सैलानियों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस बार जब पहलगाम पर हमला हुआ तो सैलानियों की जान बचाने के लिए सैयद आदिल हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। राजीव रंजन दे रहे हैं और जानकारी। पहलगाम का वायसरन घाटी ठीक हमारे पीछे है। पर्यटक इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मंगलवार को इन्हीं पहाड़ियों पर
आतंकियों ने खूनी खेल खेला, बेकसूर सैलानियों पर गोली चलाई, पर्यटकों की मौत हो गई। पर्यटकों के साथ आदिल भी मारा गया आतंकियों की गोली से। आदिल घोड़े पर पर्यटकों को बैठाकर इन्हीं पहाड़ियों पर ले जाया करता था। आदिल का कसूर बस इतना था, उसने उस आतंकी को रोका और कहा कि आप बेकसूर निर्दोष सैलानी पर गोली क्यों चला रहे हो। आतंकियों का हथियार को छीनने की कोशिश की। आतंकियों को ये नागवार गुजरा। आतंकी आदिल पर 3 गोली फायर किए। आदिल की मौत हो जाती है इन्हीं पहाड़ियों पर। आदिल के पिता हैदर कहते हैं, हमें अपने बेटे की मौत पर गम तो है, लेकिन फक्र भी है कि वो सैलानियों को बचाते हुए शहीद हो गया। कश्मीर के लिए उसने जान दी, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। आदिल की माँ बेबी जान कहती है कि हमारा बेटा तो अब नहीं रहा, कौन हमारे परिवार का देख रेख करेगा। इकलौता कमाने वाला था। माँ को दुख है कि पहलगाम में सैलानी मारे गए हैं। बेटे के जाने का दुख तो है माँ को, पूरे परिवार को, लेकिन गर्व भी है कि उसने कश्मीर के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश आदिल की कुर्बानी को याद रखेगा कि सैलानियों की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी, कुर्बानी दी। ये बहुत बड़ी बात है कश्मीर के लिए। नौसेना के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल अपनी जिंदगी के नए पड़ाव पर थे। 7 दिन पहले ही जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़ आया था, जीवन साथी मिला था। किसे पता था कि जीवन का इस क्रूरता, इस कायरता के साथ अंत होगा। नरवाल परिवार ने जो बलिदान दिया, अब वो उसका प्रतिशोध चाहता है। गुरप्रीत सिंह चीना दे रहे हैं और जानकारी। करनाल के नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की भी पहलगाम टेरर अटैक में जान चलेगी। विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई और 19 अप्रैल को उनकी रिसेप्शन पार्टी होती है। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ पहलगाम कुछ दिन रहने जाते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ पे टेरर अटैक होता है और कुछ टेररिस्ट वहाँ पे लगातार गोलियां चलाते हैं, जिसमें नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की भी जान चलेगी। वहीं उनकी पत्नी ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह से विनय नरवाल को बचाया जाए, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई वेपन नहीं था और कोई साधन नहीं था, वहीं लगातार वहां से टेररिस्ट लगातार गोलीबारी कर रहे थे, जिसमें उनकी जान चलेगी। अब विनय नरवाल के माता पिता और उनके रिश्तेदार चाहते हैं कि सरकार इस केस में बड़े से बड़ा एक्शन ले। हम देख रहे हैं कि लगातार उनके माता पिता और बहन भाई और रिश्तेदार ये चाहते हैं कि ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए जो देश के खिलाफ और एंटी नेशनल ताकतें हैं, ऐसी कोई भी टेरर एक्टिविटी देश में ना कर पाए। आइए देखते हैं कि सरकार कैसे इस केस में एक्शन लेती है, लेकिन विनय नरवाल की फैमिली चाहती है कि इस केस में जस्टिस मिले। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, फॉर एनडीटीवी, अमृतसर, पंजाब। कानपुर के शुभम द्विवेदी सीमेंट से जुड़ी एक ट्रेडिंग कंपनी चलाते थे। 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर में मौज मस्ती करने गए थे, लेकिन आतंकियों ने बेरहमी से पत्नी की आंखों के सामने ही जान ले ली। इस घटना पर विरोध जताने के लिए कानपुर में दुकानें बंद रहीं और कारोबारियों ने सरकार से और कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह बता रहे हैं वहाँ के माहौल के बारे में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में मारे गए लोगों में एक नाम उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी का भी है। शुभम, जिनकी उम्र 31 साल थी और इसी साल 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, वो भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में शुभम के घर पहुंचे और जब सीएम पहुंचे तो आप देखिए तमाम सारी जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद थी। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, अपना शोक भी व्यक्त कर रही थी और अपना गुस्सा भी दिखा रही थी। इस तरह से नेशनल हाईवे पे जो घर है, आप देखिए कि हाईवे पे किस तरह से लोग डिवाइडर पे भी खड़े हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये शोक है शुभम की मौत का,
क्योंकि जिस तरह से मौत हुई है वो स्वीकार्य नहीं है। और ये गुस्सा है उस हमले का जिस हमले ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। तो ये गुस्सा और ये शोक कानपुर के सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिजनों से बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। उनका जो दुख है वो कम नहीं होगा, लेकिन इस दुख के बीच में सांत्वना देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और यहाँ आज कानपुर पहुँच करके मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की और उन्होंने ये भी कहा कि इस कायराना हमले के बाद अब केंद्र सरकार कुछ ऐसी रणनीति बनाएगी, कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे कम से कम पड़ोसी मुल्क को जवाब मिल सके। जाहिर है कि जो गुस्सा है वो पूरे देश में दिखाई दे रहा है और कानपुर में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो लोग मरे हैं उनमें एक नाम उस शुभम त्रिवेदी का भी है, जो बेकसूर था, जिसकी नई शादी हुई थी, जो अपना जीवन अभी शुरू कर रहा था, वो शुरू होते होते ही ख़त्म हो गया। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। डोंबिवली पश्चिम के सुभाष रोड क्षेत्र निवासी संजय लेले अपने मौसेरे भाइयों के परिवारों के साथ पिछले शनिवार कश्मीर की सैर करने गए थे। अब पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ है, क्योंकि संजय लेले ही नहीं, उनके 2 मौसेरे भाई हेमंत जोशी और अतुल मोने की भी आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी। अतुल मोने एक इंजीनियर थे और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे। वहां आतंकियों की गोली का शिकार हुए। न सिर्फ अतुल मोने के जीवन ज्योति बुझ गई, बल्कि उनके परिवार का सहारा भी चला गया। अब बेटी 12वीं क्लास में पढ़ रही है और सीए बनना चाहती है। अचानक सारे सपने धुंधले से हो गए। और एक हमले ने ना जाने कितने परिवारों की दुनिया तबाह कर दी। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में से कुछ लम्हे, कुछ दिन चुराकर सैर और तफरीह के लिए कुछ अनमोल यादें संजोने का इरादा था, लेकिन वो तमाम एक जो पल हैं वो मातम में बदल गए। जहाँ नई यादें बननी थी, वहाँ जाने वाली पुरानी यादें हो गई, अपनी यादें छोड़ गए। डोंबिवली के हेमंत जोशी की भी बस अब यादें रह गई हैं, उनके दोस्तों पड़ोसियों के जहनों में। पूजा भारद्वाज दे रही हैं और जानकारी। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें महाराष्ट्र के 6 पर्यटकों की जान गई और इन 6 पर्यटकों में से 3 पर्यटक अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लेले मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके से थे। 40 से 50 साल के बीच के करीब की इनकी उम्र थी। तीनों करीबी दोस्त थे और इनके पारिवारिक रिश्ते भी थे। अपनी पत्नियों के साथ ये घूमने वहाँ पर गए थे। पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ये फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और लगभग निकलने की तैयारी में ही थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ इन्हें सुनाई पड़ती है। जहाँ इन्हें यकीन नहीं होता है कि किसी तरह का हमला हो सकता है, पर अचानक 2 आतंकवादी इनके सामने आते हैं। वहाँ पर मौजूद जो घोड़े वाले होते हैं उनको हटाना वो आतंकवादी शुरू करते हैं। ऐसे में जो हेमंत जोशी मृतक हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आतंकवादी सीधे उनके सर में गोली मारते हैं। दूसरे नंबर पर अतुल मोने जब ऐसा करने से उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हम झुक जाएंगे, तुम जैसा चाहते हो हम वो करेंगे। ऐसा कहने पर भी उनके पेट में आतंकवादियों ने गोली मारी और तीसरे इनके दोस्त जो संजय लेले वहाँ पर मौजूद थे। आतंकवादियों ने जब सवाल पूछा कि तुम में से कौन हिंदू है, संजय लेले ने अपना हाथ उठाया और फिर उनको भी गोली मारी गई। तो इस तरह से ये 3 दोस्त वहीं पर उनकी जान चली गई। जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं उन्होंने मीडिया से अपने इस खौफनाक मंजर को बयां किया। पार्थिव शरीर इन तीनों का, अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लेले का, जब कल मुंबई पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए डोंबिवली ले जाया गया और वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, रोते बिलखते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद भी यहाँ पर पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। डोंबिवली शहर में बंद बुलाया गया। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ इकट्ठा आकर बंद का उन्होंने आह्वान किया। सड़कें सुनसान थी, मातम का माहौल दिखा और सभी ने एक सुर में सरकार से जल्द सख्त कदम उठाने की अपील की। आतंकी हमले में पनवेल के 45 साल के दिलीप देसले की मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद सुबोध पाटिल गंभीर रूप से घायल हुए। उनका श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिलीप देसले का पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। सुजाता द्विवेदी दे रही हैं और पनवेल के रहवासी 64 वर्षीय दिलीप देसाले रिटायरमेंट के बाद हर साल अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए कोई नई जगह जाते थे। इस बार उन्होंने जगह चुनी कश्मीर, पहलगाम, जहां वो अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटे और घूम रहे थे। तभी ही एक आतंकवादी ने उनके सर पर गोली चला दी। दिलीप देसाले गए तो लेकिन लौट कर नहीं आ सके। जब उनके पार्थिव शरीर को खांदा कॉलोनी ले आया गया जहां वो रहते थे, तो उनके परिवार और उनके दोस्तों द्वारा उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। साथ ही ये मांग की गई कि उन आतंकवादियों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनके एक ऐसे दोस्त को छीन लिया जो हमेशा से एक खुशमिजाज आदमी थे और वो अपनी पत्नी के साथ पूरी दुनिया की सैर करना चाहते थे, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नीरज उद्वानी दुबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। एक शादी समारोह के लिए भारत आए थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। सोचा था पत्नी आयुषी के साथ कुछ दिन जम्मू कश्मीर में गुजार जाएं, लिहाजा मंगलवार को पहलगाम गए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आज जयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सोमू आनंद दे रहे हैं और जानकारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर के नीरज की भी मौत हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। खासतौर पर उनकी पत्नी आयुषी और मां बार बार बदहवास हुए जा रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह ही उनके घर पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ परिवार को ढाढ़स भी बधाया। परसों ही परिवार को इस बात की सूचना मिली थी क्योंकि आयुषी जो उनकी पत्नी है और नीरज दोनों साथ ही श्रीनगर गए थे। आयुषी उनके साथ ही मौजूद थी जब आतंकियों ने नीरज को गोली मारी। आयुषी ने ही नीरज के बड़े भाई को फोन करके इस घटना की सूचना दी। हालांकि तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि नीरज की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही किशोर यहां से श्रीनगर पहुंचे और उसके बाद कल देर शाम में नीरज का शव जयपुर लाया गया और वहां पर पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। आज भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। परिवार और उसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में इतनी सख्त कार्रवाई करे, आतंकियों के खिलाफ एक संदेश जाए और दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। वहां मौजूद तमाम नेताओं को भी उन्होंने अपनी मंशा बताई। लेकिन अब सबसे मुश्किल घड़ी उस पूरे परिवार के लिए, खासतौर पर उनकी पत्नी आयुषी जो कि 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और उनकी मां के लिए है जो बार बार नीरज को याद करके बदहवास हुए जा रही हैं। हालांकि उनको इस बात की उम्मीद है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी, इसके बाद कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो। जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. तो मोटोरोला प्रेजेंट्स ट्वीट ऑफ द डे प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रशांत सतपथी का शव विमान से भुवनेश्वर लाया गया और उसके बाद उसे पूरे सम्मान के साथ बालासोर में उनके गांव ले जाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री कल उनके परिवार से मिलने वाले हैं। हमारे सहयोगी देव कुमार घोष दे रहे हैं और जानकारी। अप्रैल का 19 तारीख को परिवार के साथ प्रशांत सतपथी यानी साथ में बीवी प्रियदर्शनी आचार्य और बेटा तनुज सतपथी के साथ जम्मू कश्मीर में छुट्टी मनाने के लिए उड़ीसा से निकले थे। 22 तारीख को पहलगाम घूमने के लिए गए, लेकिन पहलगाम में जैसे आतंकी हादसा हुआ, कहीं ना कहीं वहां पे जान भी गंवाए। आतंकी के हमला से मौत की घाट उतर गए प्रशांत सतपथी। बीवी के सामने पति को किया गया हत्या, बेटा के सामने पापा को किया गया हत्या। तो कहीं ना कहीं आज भी उड़ीसा के बालेश्वर ईशानी गांव की प्रशांत सतपथी की जैसे मौत हुई, जैसे आतंकी हमला में उनको मौत की घाट उतार दिए, कहीं ना कहीं सबके दिल में कहीं ना कहीं एक बड़ा सा चोट लगा है। छुट्टी मनाने के लिए, वैकेशन के लिए गए थे जम्मू कश्मीर, लेकिन वो दौरा जिंदगी का आखिरी या अंतिम दौरा होगा कभी सोचे नहीं थे। जब आतंकी हमला हुआ, वीडियोस में भी पूरा भारत देखे हैं, जैसे उनके बीवी रो के बता रहे थे बचा लीजिए मेरा पति को, तब तक आखिरी सांस ले चुके थे प्रशांत सतपथी। कल उनका पार्थिव शरीर जब भुवनेश्वर पहुंचा, उड़ीसा में पूरा दुख का माहौल छा गया था। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और अंतिम संस्कार में गांव के हजार लोग इकट्ठे होके स्मशान तक उनको शोभा यात्रा में ले गए।
पहलगांव के आतंकी हमले में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन के सासाराम के अरोही गांव में मातम पसरा हुआ है। मनीष रंजन की पोस्टिंग फिलहाल हैदराबाद में थी। उनका अंतिम संस्कार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा में होगा, जहां पर उनके पिता रहते हैं। प्रभाकर दे रहे हैं और जानकारी। तो कश्मीर में हुए इस जघन्य हत्याकांड में बिहार के मनीष रंजन की भी मृत्यु हुई। मनीष रंजन आईबी के अधिकारी थे, बिहार के सासाराम के रहने वाले थे और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान जो है वो सासाराम में ही रहता है। पर मनीष रंजन की पोस्टिंग अभी हैदराबाद में थी, इसके पहले वो रांची में पोस्टेड थे। अब मनीष अपने परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ गए थे। पहले जो खबर आई थी उसमें खबर ये आई थी कि आईबी के लगभग 10 से 12 अधिकारी एक साथ, जो कि आपस में मित्र भी थे, एक साथ एलटीए लेकर छुट्टी मनाने कश्मीर गए थे और पहलगाम में मौजूद थे जब ये आतंकवादी हमला हुआ। और आईबी के शायद ज़्यादा अधिकारियों की इसमें मृत्यु हुई थी, लेकिन बाद में जब इसकी पुष्टि हुई तो उसमें केवल मनीष रंजन थे वहाँ पे। हालांकि आईबी के बाकी अधिकारी भी गए थे कश्मीर, बट उस समय वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मनीष रंजन की पत्नी के सामने, बच्चों के सामने मनीष रंजन की हत्या की गई और उसके बाद उनके परिवार को छोड़ दिया गया। जब उनके परिवार से हमारी बातचीत हुई, जब एनडीटीवी की टीम ने उनसे संपर्क किया, तो उनके घर के लोग बहुत परेशान थे और उनके पूरे गांव में जब हम गए तो वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अभी उनका परिवार यानी उनके दादाजी और ये लोग जो हैं वो रहते हैं बंगाल में और मनीष रंजन का पार्थिव शरीर जो है वह बंगाल जा रहा है, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिला के जो घटनाएं हुई हैं, जो मृत्यु हुई हैं, उसमें बिहार के मनीष रंजन थे, उनके परिवार से एनडीटीवी ने संपर्क किया और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े थे। और एक अंतराल के बाद आपको ले चलेंगे कोच्चि। बने रहिए हमारे साथ।
कोची में एडापल्ली के एन रामचंद्रन 65 साल के थे। 2 साल पहले ही रिटायर होकर कतर से लौटे। तब से चैन से अपने रिटायर्ड जीवन का सुख ले रहे थे। घूमने का शौक था तो अपनी पत्नी शीला के साथ वो शौक भी पूरा कर रहे थे। बेटी आरती अपने जुड़वा बच्चों के साथ दुबई से छुट्टियों में केरल आई थी और फिर अपने माता पिता के साथ पूरा परिवार कश्मीर गया था। लेकिन खुशियां मातम में बदल गई जब पूरे परिवार की आंखों के सामने आतंकियों ने एन रामचंद्रन की जान ले ली। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया भी उन 26 लोगों में शामिल हैं जो पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रायपुर से सहयोगी नीलेश त्रिपाठी। कश्मीर में आतंकियों का निशाना बने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। उनके समता कॉलोनी स्थित निवास पर राज्यपाल रेमेंडे का, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अलावा कई सारे मंत्री, विधायक और नेता, इसके अलावा रायपुर की जनता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान पूरे समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी समेत कई विधायक और अधिकारी और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि दिनेश मिरानिया 18 अप्रैल को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने कश्मीर गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी लक्षिता के सामने ही उन्हें आतंकियों ने पीछे से गोली मार दी और वे गंभीर अवस्था में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद से कल यानी कि 23 अप्रैल को उनका शव रायपुर लाया गया और आज अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर एक मांग की कि जो भी आतंकी हैं उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि भविष्य में भारत में फिर से ऐसी किसी घटना को अंजाम देने से पहले आतंकियों की रूह कांप जाए। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। कोलकाता के बीतान अधिकारी अमेरिका में टीसीएस के लिए काम कर रहे थे। छुट्टियां बिताने भारत आए थे। अपनी पत्नी सोहिनी और 3 साल के बेटे के साथ पहलगाम गए थे। इरादा था कि आज यानी गुरुवार को कोलकाता लौटेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही उनका कोलकाता में अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रेयसी दे रही हैं और जानकारी। कश्मीर में आतंकवादी हमले में 3 पश्चिम बंगाल के सिटीजन मर चुके हैं। उसमें से एक है बीतान अधिकारी जो कि कलकत्ता का रेसिडेंट थे। उसके अलावा सुमीर गुहा और मनीष रंजन जो कि एक आईबी ऑफिसर थे, जिनका घर पुरुलिया में है बट हैदराबाद में पोस्टेड थे। कुछ समय पहले हम लोग ने बीतान अधिकारी की वाइफ से बात की और जिन्होंने बोला कि किस तरह से टेररिस्ट ने उन पे हमला चलाया। पूरा ऐसे गोलियों की बारिश चली वहाँ पे और उनकी पति को जो है 2 गोलियां लगी। उनके पास एक 3 साल का बेटा है और इस हमले के वजह से वो एकदम टूट चुके हैं और अभी जो है मांग कर रहे हैं कि जस्टिस हो। जो ये आतंकवादी थे उनको पनिश किया जाए। उनके पति का जो हमलेवार थे उन पे मोदी जी की गवर्नमेंट की ओर से कोई एक्शन आए। उन्होंने रिकलेक्ट किया कैसे वो अपने परिवार के साथ वेकेशन पे थे कश्मीर के पहलगाम इलाके में जब ये आतंकवादी हमला हुआ, कैसे ये टेररिस्ट आके उन पे गोलियां चलाई और उनके बच्चों के सामने उनका हत्या कर दिया। इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बोला है कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल टिप्पणी वो नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो है अभी इस वक्त का जो प्रायोरिटी है वो है कि कोई एक्शन लिया जाए, स्ट्रिंजेंट एक्शन गवर्नमेंट की ओर से इस टेरर एक्ट के अगेंस्ट। पहलगाम के आतंकवादी हमले में कोलकाता के समीर गुहा की भी मौत हुई। उनके घर पर मातम है। छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन उनका शव ही लौट कर आया। बुधवार शाम बीतान अधिकारी के शव के साथ उनका शव विशेष विमान से कोलकाता लाया गया। इस मौके पर सरकार और विपक्ष के कई नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो पहलगाम हमले में आंध्र प्रदेश के 2 लोगों की जान चली गई। इनमें से एक चंद्रमौली विशाखापट्टनम के रहने वाले थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए थे। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर।
70 वर्षीय चंद्रमौली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले थे। 18 तारीख को उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, पार्टी भी दी थी दोस्तों को, और उसके बाद अपनी बीवी नागमणि और 2 और दंपति जो दोस्त थे उनके साथ निकल गए थे वो जम्मू कश्मीर की सैर करने के लिए, और श्रीनगर गए और वहाँ पर काफ़ी उन्होंने सैर वगैरह के वो काफ़ी शौकीन थे। और जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ उस दिन भी उनकी जो बीवी थी या उनके जो दोस्त थे उनको मुश्किलात पेश आ रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए पहलगाम में, जिस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चंद्रमौली ने कहा कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते ज़िंदगी में, तो आपको ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए। यही कहते हुए वो लोग सब ऊपर तक पहुँचे और वहाँ पर आतंकवादी हमला हो गया और चंद्रमौली को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। 2-3 चीज़ें शशिधर ने बताई जो चंद्रमौली के दोस्त हैं और उनके साथ इस ट्रिप पर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि ऊपर जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी या कोई आर्मी का आदमी नहीं था और शायद इसलिए आतंकवादियों को ये हमला करने में आसानी हुई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो लोग थे, लोकल यूथ थे, उन्होंने बहुत मदद की इन लोगों को एस्केप करने में, यहाँ तक कि उनकी बीवी को एक आदमी ने अपने शोल्डर पर उठाया और उनको उठाकर नीचे तक ले आए ताकि आतंकवादी हमले से वो बच सकें। और ये भी कह रहे थे कि बार बार वो लोग माफ़ी मांग रहे थे कि आप हमारे यहाँ आए, मेहमान बन के आए और आपको इस आतंक का सामना करना पड़ा। यानी कि शशिधर जी का यही कहना था कि कुछ 3-4 या दर्जन आतंकवादी होंगे और जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो ख़राब हो रहा है, और इस आतंक को जो ख़त्म करने की जो बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं उसके साथ पूरा देश खड़ा है। मधुसूदन का शव नेहरू जिले के कावेली में उनके घर पहुंच गया है। उनके आस पड़ोस में भी मातम पसरा है। इससे पहले उनके शव को चेन्नई लाया गया, जहां तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख नयनार नागेनन थरन और तमिलनाडु कांग्रेस के प्रमुख के सेल्वा पेरुंथगाई उनको श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मंजुनाथ राव की पत्नी पल्लवी मंजुनाथ ने कहा, ये एक बुरा सपना होना चाहिए, मुझे इससे जगा कर जाना चाहिए। ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। Even still, I believe that it should be a bad dream. I should wake up from that dream. It should happen to any of the family. पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन लोगों की हत्या की उनमें पुणे के कौस्तुभ गंगोते भी थे। अविनाश परमार दे रहे हैं और जानकारी। जो आतंकवादी हमला हुआ, जो पहलगाम के करीब हुआ, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। महाराष्ट्र में पुणे से जो 2 व्यक्ति थे वो जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं वो थे संतोष जगदाले और कौस्तुभ गंगोटे। ये दोनों एक दूसरे से अच्छे परिचित थे क्योंकि कौस्तुभ गंगोटे जो है उनका गंगोटे फरसान नाम का एक अच्छा व्यवसाय चल रहा था। संतोष जगदाले भी अच्छे इंटीरियर व्यावसायिक थे। एक दूसरे के साथ में उनकी पहचान थी और एक दूसरे के फैमिली के साथ में भी उनकी अच्छा जुड़ाव था। इसी वजह से इन दिनों महाराष्ट्र में जो गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, इस वजह से वो बच्चों से लेके अपनी बीवी के साथ में, बच्चों के साथ में घूमने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे और उन्होंने कश्मीर ही चुना इसलिए क्योंकि कश्मीर जो है देश के हर आदमी को अपनी तरफ बुला लेता है। इसकी वादियाँ जो है, यहाँ का जो माहौल है, उसकी वजह से संतोष जगदाले और कौस्तुभ गंगोटे घूमने के लिए कश्मीर गए थे। कई जगहों पे शायद इसके पहले वो घूमे हैं, लेकिन पहलगाम के करीब जब ये गए थे वहाँ पे आतंकवादियों ने उनको घेरा, उनको पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, अजान पढ़ने के लिए बोला गया। इस तरीके से जो बात हुई है वो सामने आती हुई दिखाई रही क्योंकि संतोष जगदाले की लड़की जो है आसावरी जगदाले, वही ये सब वाक़या जो हुआ है वो बयां कर रही है। उसके सामने उसके पिताजी को गोलियां दाग दी गई। संतोष जगदाले को 3 गोलियां उन आतंकवादियों ने उनके पिताजी को मारी है। उसके अंदर वो जिस तरीके से कौस्तुभ गंगोटे और संतोष जगदाले दोनों की मौत हुई है वहाँ पे ही, और उसके बाद में वो सब सदमे में गए। वहाँ पे हालांकि जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे के दरमियान जो भी घटना हुई उससे वो आज भी जिस तरीके से
मीडिया के सामने जा रहे हैं, बाकी लोगों से बात कर रहे थे, वो पूरी तरीके से सदमे में ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसकी चर्चा पूरे पुणे में हो रही है। पूरा पूना जो है इसके बारे में अभी बात कर रहा है, क्योंकि हर जगह पे इस तरीके से जो हमला हुआ है और उसमें जो मौत हुई है उसकी निर्भत्सना की जा रही है पूरे देश में। अभी जो ये हादसा हुआ है उसके बाद में सरकार ने इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी भी बातें अब सामने आ रही है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उससे पुणे में भी पूरा मातम छाया हुआ है, ऐसी हालत आज दिखाई दे रही है। अविनाश पवार, NDTV, पुणे। तो ये कस्तूरबा पे जानकारी थी। और पहलगाम में आतंकियों ने जिन लोगों की हत्या की उनमें संतोष जगदाले भी थे। रेवती दे रही हैं और जानकारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर में जब कई लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वहां पे घूमने के लिए गए थे, तभी एक खौफनाक आतंकवादी हमला वहां पे हुआ। तकरीबन 30 से भी ज़्यादा लोग उधर मारे गए और उनको इतनी दर्दनाक मौत दी गई कि उनको सिर्फ पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है। और जब उन्होंने बताया कि कौन से धर्म से है, उधर ही उसी जगह पे गोलियों की बरसात करके वहाँ पे उनको मार दिया गया था। ऐसा ही कुछ हुआ था पुणे के 2 फैमिलीज़ के साथ जो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए गई थी। आसावरी जगदाळे के पिता मतलब संतोष जगदाळे जिनको 3 गोलियां मार के उनको मार दिया गया था, उनको सबसे पहले गोली उनके सर पे मारी गई थी, फिर कंधे पे, फिर पीठ पे, ऐसे 3 बार गोलियां मार के उनको वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। और दूसरी जगह कौस्तुभ गनबोटे जो है वो भी एक पुणे का परिवार है जहाँ पे पहलगाम में वो घूमने के लिए गए थे, उनको भी ऐसे ही कुछ इसी तरह से मार दिया गया था। जब इसी बारे में आसावरी जगदाळे से बात की गई थी तब उन्होंने ये बात बताई कि चारों तरफ से उनको घेर लिया गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये सब कुछ हुआ और उनके जो पिता है संतोष जगदाळे उनको मार दिया गया था। आज सुबह तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच उनकी डेड बॉडीज़ पुणे के एयरपोर्ट पे आई थी और 9 बजे के आसपास उनका सब जो अंत्यविधि है वो कराया गया था। और उसके बाद जब भी आसावरी जगदाळे से बात की तो उन्होंने ये सब बताया कि उधर के जो कुछ लोकल लोग हैं उनकी मदद से आसावरी जगदाळे वहाँ से निकली। पर जब उन्होंने सभी तरफ देखा तो उन्होंने ये बताया कि चारों ओर ये डेड बॉडीज़ थी, चारों ओर से गोलियां फायर की गई थी और कई जो लोग हैं, कई जो टूरिस्ट हैं, उन सभी को उधर मारा गया था बस एक ही सवाल पूछ के कि आप कौन सी धर्म से है। तो अभी इस पे जो भारत सरकार है उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए हैं। उन्होंने बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी उसको स्थगित किया गया है। जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी 48 आवर्स के अंदर अपने अपने देश में वापस जाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं और 1 मई तक सभी वीज़ाज़ भी पाकिस्तान नेशनल्स के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो अभी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले समय में भारत सरकार इसका कैसे जवाब देती है। NDTV इंडिया के लिए रेवती हिंगवे, पुणे। पहलगाम के हमले में मारे गए भारत भूषण की पत्नी ने कहा कि शुरुआत में उनको लगा था कि पटाखों की आवाज़ है, लेकिन बाद में देखा कि वो आतंकवादी हैं और लोगों के पास जाकर कुछ पूछ रहे हैं। उनके पति ने उनसे कहा कि उनके साथ छोटा बच्चा है, लेकिन उन्होंने बेदर्दी से उन्हें मार डाला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कर्नाटका के 2 लोगों की जान गई। शिवमोगा के मंजुनाथ जी की और बेंगलुरु के भरत भूषण जी की। भरत भूषण जी की यह अंतिम यात्रा है। भरत भूषण जी को और मंजुनाथ जी को उनके परिवार के सामने गोली मारी गई। पल भर में जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। जो दुख आतंकियों ने इन्हें दिया है, शायद इससे ये परिवार कभी नहीं उभर पाएगा और इस सदमे से ये देश के लिए भी उभरना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तभी देश उभर पाएगा जब पाकिस्तान को ऐसी सज़ा हो कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न जुटा पाए। यहाँ
कई सारे लोग श्रद्धांजलि देने आए थे। जाने माने लोगों में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ साथ कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी थे। उनका ये कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दोबारा इस तरह की जो चूक है वो ना हो, और जो लोग भी जो पर्यटक हैं या दूसरे लोग जो वहाँ जाते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भावनगर के यतीश भाई परमार और उनके बेटे स्मिथ यतीश भाई परमार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। उनके शवों को इंडिगो की फ्लाइट से श्रीनगर से मुंबई और फिर मुंबई से अहमदाबाद लाया गया। इसके बाद अहमदाबाद से सड़क मार्ग के जरिए दोनों शवों को भावनगर लाया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कॉर्पोरल तांगे हिलयांग के परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू तजांग गांव उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। हिलयांग के परिवार वालों ने आतंकियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हिलयांग जो कि अपनी पत्नी के साथ पहलगाम में बाकी सैलानियों की तरह ही घूमने गए थे, उनको भी बाकी सैलानियों की तरह उग्रवादियों ने अपनी गोली से छलनी कर दिया। उनके पत्नी के सामने उनको मार दिया गया और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी होते हुए आज सुबह उनके गांव ताजांग गांव जो कि लोअर सुबनसिरी ज़िला जो है अरुणाचल प्रदेश के उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 0 उसके पास है, वहाँ पर पहुँचा और पूरे गाँव में पूरे इलाका में सन्नाटा छा गया है। शोक का माहौल है। पूरा जो परिवार है वो सदमे में है क्योंकि तागे हिलयांग जो कि 2017 से भारतीय वायुसेना में कर्मरत हैं, वहाँ पे पिछले 3 सालों से वो श्रीनगर में पोस्टेड हैं और कुछ दिन पहले ही उनकी जो तबादला की खबर उनके गांव में आई वो भी खुद बहुत खुश थे क्योंकि उनकी नई पोस्टिंग डिब्रूगढ़ एयरबेस में होने वाली थी जो कि उनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, उनके इलाके से ज़्यादा दूर नहीं है और इसलिए उन्होंने अपने पत्नी जिनको कि उन्होंने पिछले साल शादी किया था और उनको घूमने के लिए बुलाया था कश्मीर में, और कश्मीर में घूमने के लिए जब पहलगाम गए तब उनके साथ ये हादसा हुआ। और आज जब उनके पार्थिव शरीर वहाँ पे पहुँची तो राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने ये कहा कि उनके परिवार में एक परिजन को नौकरी मिलेगी, इसके साथ साथ 50 लाख रुपए का मुआवजा भी घोषणा की है राज्य सरकार ने और इसके साथ साथ उनका एक मेमोरियल भी उनके गांव में बनाया जाएगा और कल उनके पार्थिव शरीर को पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ उनका जो फ्यूनरल वो होने वाला है उनके ही गाँव में। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीय लोगों को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि विदेशी पर्यटक भी उनकी हिंसा का शिकार हुए। नेपाल के सुदीप न्योपाने छुट्टियां गुजारने पहलगाम की हरी भरी फिजा का आनंद लेने गए थे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर कश्मीर से लखनऊ के रास्ते वापस आया। प्रशांत दे रहे हैं और जानकारी। 26 लोग मारे गए और इन 26 लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी थे। दोनों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। एक इसमें से जो विदेशी नागरिक था वो नेपाल का रहने वाला एक युवक था और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुदीप न्योपाने नाम का ये युवक नेपाल का जो लुम्बिनी प्रांत है, जो लुम्बिनी प्रदेश है, उसका जो सबसे बड़ा शहर है बुटवल, उसी बुटवल शहर के कालिका नगर का निवासी था ये युवक सुदीप न्योपाने। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो नेपाल में ही पब्लिक हेल्थ का छात्र था और वहीं पर अपनी पढ़ाई कर रहा था। नेपाल के धारण में पब्लिक हेल्थ का वो छात्र था और पढ़ाई कर रहा था और किसी सिलसिले में वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचा था जहां पर आतंकवादियों ने जो हिंसा की, जो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई, उसमें सुदीप न्योपाने की भी मौत हो गई। सुदीप का शव, पार्थिव शरीर जो यूपी में महाराजगंज ज़िला है वहाँ पर जो भारत नेपाल बॉर्डर है सुनौली, उसी रास्ते उस सुदीप का शव, पार्थिव शरीर
उनके परिजनों को सौंपा गया है। जाहिर है जिस तरह की घटना हुई, एक युवक की मौत हुई तो परिजनों का हाल बुरा था, रो रो कर हाल ख़राब था और उनके परिजनों का कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो ये घटना हुई है उसकी निंदा की जानी चाहिए और भारत सरकार से उन्होंने दरख्वास्त किया, एक तरह से आग्रह किया है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो भारत की तरह वहाँ भी नेपाल में भी काफ़ी गुस्सा है लोगों में, बहुत नाराज़गी है क्योंकि सुदीप न्योपाने जो एक युवक था, छात्र था, पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई कर रहा था, उसकी भी इस हिंसा में मौत हो गई। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ प्रशांत। तो इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।